तो इस वीडियो में हम रेलवे का जो लेक्चर नंबर 1 है उसका रिवीजन करेंगे विथ ट्रिक्स। तो पहले हम इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि हमने क्या पढ़ा था वहाँ पर, और उसके बाद उसको याद रखने की जो ट्रिक है वो क्या आगी। तो पहले हम जानते हैं शेर शाह सूरी के बारे में। तो शेर शाह सूरी का जो ओरिजिनल नाम था वो था फरीद खान। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि फरीद खान बचपन में फ्री घूमता रहता था, तो उसका नाम फरीद हो गया, फरीद। और जो हसन खान थे वो फरीद खान के पापा थे, जो कि शेर शाह सूरी के फादर थे, और ये सासाराम बिहार के जागीरदार थे। तो इस टाइम पर इब्राहिम लोदी ने इनसे जागीरदारी छीन कर फरीद खान को दे दी थी, जिसको शेर शाह सूरी को दे दी थी। और इनको शेर शाह का टाइटल आफ्टर बैटल ऑफ चौसा, जो कि 1539 में हुई थी, उसके बाद मिला। और बैटल ऑफ चौसा इन्होंने किसको हराया था? बैटल ऑफ चौसा में इन्होंने हुमायूं को हराया था। तो आपको याद रखना होगा 1539 में इन्होंने हुमायूं को हराया बैटल ऑफ चौसा में। फिर 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज होती है, जिसमें हुमायूं को दोबारा हटाया और दिल्ली पे कब्जा कर लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं इनके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, जिसको हम एम्पायर। तो इनका जो सिख था वो सिख मुगल के सरकार के बराबर था। ठीक है, इनका जो सिख था वो मुगल के सरकार के बराबर था, और इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म लिए। पहले क्या रिफॉर्म आया कि वो जो करेंसी थी वो रुपया लेके आए, जो कि आज भी इंडिया की करेंसी का नाम है, जो कि सिल्वर का कॉइन था। इसके अलावा इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में कई सारे काम किए। ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई, जो कि चिट्टागोंग से लेके पेशावर तक थी। इसके अलावा सराय बनवाए। सराय मतलब वो जगह जहाँ पर वो आराम कर सकें, जहाँ पर जो ट्रैवलर हैं वो आराम कर सकें। इसके अलावा इनका जो आर्किटेक्चर है, जो दिल्ली में पुराना किला है, वो शेर शाह सूरी ने बनवाया। उसके अलावा इनकी जो टॉम्ब है वो सासाराम में है। एक जो लेक है उसके बीच में इनकी टॉम्ब है। ठीक है, तो अब इसको याद कैसे रखना है? अब देखो, शेर से हम लाइन याद रखेंगे तो शेर बनने से पहले वो फरीद था, जो अपने पापा हसन के साथ सासाराम में रहता था। ठीक है, तो शेर बनने से पहले वो क्या था? फरीद था, जो अपने पापा हसन के साथ सासाराम से वो सास बहू ड्रामा सासाराम में रहता था। अब बेटिल को हम कैसे याद रख सकते हैं? तो इमेजिन करो कि जो हुमायूं है वो एक आम खा रहा है या फिर आम चूस रहा है, और अचानक से शेर शाह सूरी उस पर अटैक करता है। ठीक है, तो 1539 में चौसा आम चूसा और हुमायूं गिर गया। ठीक है, आम चूसा और हुमायूं गिर गया 1539 में। फिर शेर शाह ने उसके कान के नीचे बजाया। कान से आपको याद रखना है कन्नौज, और हुमायूं भाग गया। ठीक है, तो जो शेर शाह के एडमिनिस्ट्रेटर में जो सिख होता था वो मुगल एडमिनिस्ट्रेटर में सरकार हुआ। तो आपको इसको ऐसे याद रखना है, शेर का शिकार शिकार से आपको सिख से याद रखना है ही सरकार चलाता है। शेर का शिकार ही सरकार चलाता है, मतलब अगर हम शेर का शिकार करेंगे तभी सरकार चलेगी। तो शिकार से आपको याद रखना है सिक्स, और सरकार से आपको याद रखना है कि जो सिख है वो सरकार के बराबर होता था। ठीक है, उसके अलावा आपको याद रखना है कि शेर शाह ने बोला बार्टर सिस्टम बंद करो, अब रुपया चमकेगा। ठीक है, तो उन्होंने रुपया चलवाया। इसके अलावा शेर शाह को लॉन्ग ड्राइव पसंद थी, इसलिए उसने बांग्लादेश चिट्टागोंग से लेकर पाकिस्तान के पेशावर, अब याद सी से चिट्टागोंग, पी से पेशावर, तो सी पी से आप रखो, सी पी से आप याद रखो कनॉट पैलेस। ठीक है, तो शेर शाह सूरी ने कनॉट पैलेस बनवाया, सी से चिट्टागोंग, पी से पेशावर, ऐसे याद रखना, सी पी। अब हम बात करेंगे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन और उसकी हायरार्की के बारे में। तो सेंटर में क्या था? सेंटर में एम्परर प्लस मिनिस्टर होते थे, और प्रोविंशियल जो थे उसको हम सूबा कहते थे। जो मुगल प्रोविंसेस थे उसको हम सूबा कहते थे। सूबा के बाद आता था तुम्हारा सरकार, और सरकार के बाद आता था तुम्हारा परगनाज। तो सबसे पहले प्रोविंस आता था जिसको हम सूबा कहते थे, फिर आता था डिस्ट्रिक्ट जिसको हम सरकार कहते थे, और फिर आता था परगनाज। और शेर शाह सूरी के एडमिनिस्ट्रेशन में इसी सरकार को सिख कहा जाता था। तो ऑफिसर्स कौन होते थे? वो होता था सूबेदार, जो कि एक प्रोविंस का प्रोविंशियल हेड होता था, मतलब एक सूबा का एक सूबेदार होता था, जो कि उस पूरे प्रोविंस का हेड होता था। अब आपको याद कैसे रखना है? तो आपको याद रखना है एसएसपी। एसएसपी मतलब एस से सूबा, एस से सरकार, और पी से परगना। तो अब इस तरीके से आप एक चीज़ और याद रख सकते हैं, सुपरस्टार पापा। ठीक है, आप ऐसे भी याद रखते हैं सुपरस्टार पापा। तो जब आप SU देखेंगे सुपरस्टार पापा में, SUPR, ऐसे आप सुपरस्टार पापा में जब आप SU देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि ये सूबा था। ठीक है, और ये क्या था? सूबा के बाद क्या आता है? सरकार, और S और R यहाँ पे दोनों आ रहा है, तो यहाँ पे हम सरकार याद रख लेंगे, और पापा परगना से पापा। ठीक है, इस तरीके से भी हम याद रख सकते हैं, या फिर हम इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि मुगल पुलिस स्टेशन में सबसे बड़ा सूबा इंस्पेक्टर होता था, फिर सरकारी बाबू, फिर पराए लोग। ठीक है, सबसे बड़ा सूबा इंस्पेक्टर,
सब इंस्पेक्टर याद ना रखो, सूबा इंस्पेक्टर, ठीक है। सब इंस्पेक्टर की जगह सूबा इंस्पेक्टर, फिर सरकारी बाबू और फिर पराए लोग। इस तरीके से हम जो उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव हायर की थी वो हम याद रख सकते हैं। अब हम मनसबदारी सिस्टम के बारे में समझते हैं। तो जो मनसबदारी सिस्टम था वो अकबर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। मनसब का मतलब भी होता है रैंक या पोजीशन, और इसका स्ट्रक्चर क्या होता था, इसमें जात होती थी, ठीक है। इसमें डुअल रैंक होती थी, एक होती जात और एक होती थी सवार। जात मतलब क्या होता था, जो पर्सनल स्टेटस और सैलरी होती थी उसको हम जात कहते थे, और सवार मतलब उसको जो कितनी कैबलरी मिल रही है। मतलब मनसबदारी सिस्टम में दो चीज़ें दी जाती थी, एक जात दी जाती थी और सवार दी जाती थी। जात में ये डिसाइड होता था कि उसको सैलरी कितनी मिलेगी, और सवार में ये डिसाइड होता था कि इसको जो कैबलरी है वो कितनी उसको रखनी है। तो शाहजहाँ के टाइम पर 8,000 मनसबदार थे, लेकिन सिर्फ 445 टॉप रैंकिंग एलीट थे, ठीक है। और जो 445 लोग थे वो 61.5% रेवेन्यू लेते थे, ठीक है, खा जाते थे। अब आपको याद कैसे रखना है, जात जात से आपको रखना है तेरी जात क्या है, मतलब तेरी औकात क्या है। तो जात से हमें क्या पता चला, तेरी जात क्या है, तो मतलब उससे पर्सनल रैंक पता चलती है, ठीक है, ऐसे याद रखना है। और सवार से हम कहते रखेंगे तेरी गाड़ी में कितने घोड़े हैं, कितने सवार हैं, ठीक है। तो उससे हम कैबलरी याद रखेंगे। सवार से हम कैबलरी याद रखेंगे, सवारी सवार। और जात की तेरी जात क्या है, तो उससे हम औकात क्या है, इस तरीके से हम पर्सनल रैंक याद रखेंगे। ये याद रखने के लिए बस, और उससे ज़्यादा कोई इसका वो नहीं है। अब शाहजहाँ का टाइम देखो, शाहजहाँ के टाइम पे कितने 8,000 मनसबदार थे, लेकिन जो 445 थे वो टॉप रैंकिंग मनसबदार थे, जो कि 61.5% रेवेन्यू खा जाते थे। तो यहाँ पे सोचो कि शाहजहाँ का जो टॉप मैनेजमेंट टीम थी उसमें सिर्फ 445 जो लोग थे वो मेन लोग थे, ठीक है। और जो 61.5% से ज़्यादा सैलरी खा जाते थे, मतलब ये फैक्ट याद रख लेना, इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम देखते हैं मुगल आर्किटेक्चर जो इस वीडियो में था। तो मुगल आर्किटेक्चर में यहाँ पे बीबी का मकबरा, जो कि औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। और इसके जो आर्किटेक्चर थे वो थे अताउल्ला और आगा खान, और इसको मिनी ताज भी कहा जाता है। हुमायूं का टॉम, जो कि हाजी बेगम के द्वारा बनवाया गया था। इनके जो आर्किटेक्चर थे वो थे मीरक मिर्ज़ा ग्यास, और ये पहला गार्डन टूम था जिससे इंस्पिरेशन लेके बाद में ताजमहल भी बनवाया गया। कुतुब मीनार किसने स्टार्ट किया, ऐबक ने स्टार्ट किया, और फिनिश किसने किया, इल्तुतमिश में, ठीक है। और ऐबक ने अदाई दिन का झोपड़ा भी बनवाया था। अब आपको याद कैसे रखना है, बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था। औरंगजेब से जेब याद रखना है, तो जेब खाली थी, औरंगजेब की जेब खाली थी, तभी वो ताजमहल जैसा कोई मकबरा नहीं बनवा पाया। उसने सस्ती कॉपी बनाई उसकी, जिसको हम लोग कहते हैं बीबी का मकबरा, और बीबी के मकबरा को पुअर्समैन्स ताज भी कहते हैं, ठीक है। तो हम कैसे याद रखेंगे, बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया। औरंगजेब से कैसे याद रखेंगे, औरंगजेब की जो जेब थी वो खाली थी, इसलिए वो सस्ता ताज बनवाने की कोशिश करता रहा, तो उसने बीबी का मकबरा बनवाया। हुमायूं को याद रखते हैं, हुमायूं की बीवी हाजी थी। हाजी का मतलब होता है समवन हु इज पायस, ठीक है। उन्होंने मिरेकल आर्किटेक्चर ढूंढा और गार्डन बनाया। अब आपको जो आर्किटेक्चर का नाम है वो हम कैसे याद रखेंगे, तो हुमायूं टूम बहुत अच्छी लगती है देखने में, तो ये एक मिरेकल की तरह थी उस टाइम पे, ठीक है। तो मिरेकल से याद रखना, मिराक, मिरेकल MIRACLE MIRAK, मिरेकल मिराक, ठीक है। तो हुमायूं की बीवी बहुत हाजी थी, हाजी मतलब पायस, और या फिर हज करने जाती थी तो हाजी थी, और उसने और उन्होंने मिरेकल आर्किटेक्चर ढूंढा और वो बनाया, गार्डन बनाया। फिर हम इस तरीके से हम याद रख सकते थे, ठीक है। तो हुमायूं को क्या हमें क्या याद रखना, आंखें बंद करो, सोचो। हुमायूं की बीवी थी वो हाजी थी, मतलब हज करने जाती थी, और या फिर पायस थी बहुत ज़्यादा, और उसने क्या किया, मिरेकल आर्किटेक्चर ढूंढा, मतलब चमत्कारी। तो मिरेकल से हमको याद रखना है मिराक, तो मिराक मिर्ज़ा ग्यास, और उसने गार्डन बनाया। फिर आता है हमारे पास 2.5 दिन का झोपड़ा। तो ऐबक इतना फास्ट था कि 2.5 दिन में झोपड़ी खड़ी कर दी, वो भी अजमेर में, ठीक है। तो हमें इतना रहे, ऐबक इतना फास्ट था कि 2.5 दिन में अजमेर में झोपड़ी खड़ी कर दी। तो 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है, अजमेर में है, ठीक है। और किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुब मीनार किसने बनवाई थी, कुतुब मीनार को स्टार्ट किया था ऐबक ने, और ख़त्म किया था इल्तुतमिश ने, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब हम देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में जो उसमें था। तो पहला था हमारे पास द रिवोल्ट ऑफ 1857। ट्रिगर क्या था, जो इनफील्ड राइफल, जिसके अंदर काऊ और पिग के जो फैट, मतलब जो चर्बी थी, उसका र्यूमर था। तो जब कुछ लोगों ने उसके अगेंस्ट रिवॉल्व किया, तो मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 में बैरकपुर इंसिडेंट हुआ, और वहाँ पे उनको हैंग कर दिया गया। अब तुम्हारा जो 1857 का जो रिवॉल्ट है वो स्टार्ट होता है 10 मई 1857 को मेरठ से। इसके जो लीडर्स कौन थे, दिल्ली से थे बहादुर शाह सेकंड, कानपुर से नाना साहेब, लखनऊ से बेगम हजरत महल और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई,
बिहार से कुंवर सिंह और बरेली से खान बहादुर। अब यहाँ पर क्या होता है, एक टेलीग्राम के बारे में आती है। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कोलन टिटलर ने कहा कि आवर मैन आर काउड। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या चाहते हैं, तो टेलीग्राम को टिटलर ने टाइप करा होगा, तो टाइप से हम लोग टिटलर याद रखते हैं, टाइप से टिटलर। ठीक है, अभी हम और ट्रिक देखेंगे। और 1857 के बाद चेंज क्या हुआ, द प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर रिड्यूस, तो मतलब जो ब्रिटिश आर्मी में जो इंडियन के सोल्जर थे उनको कम कर दिया गया, और यूरोप के सोल्जर थे उनको बढ़ा दिया गया। अब देखते हैं द टेलीग्राम। अंग्रेज डर गए और टिटलर ने टेलीग्राम टाइप किया, तो टाइप टिटलर याद रखना, टाइप टिटलर, TYTLER, टाइप टिटलर, कि हमारे बंदे अवर मैन और काउड अवर मैन, हमारे बंदे काऊ बन गए हैं। ठीक है, तो अवर मैन और काउड या फिर हमारे बंदे काऊ बन गए हैं। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि किसने कहा था, टिटलर ने कहा था। क्या टेलीग्राम क्या था कि अवर मैन आर काउड, हमारे बंदे गाय बन गए, ऐसे याद रख लो। ठीक है, अब लीडर हम देखते हैं कि कहाँ के कौन लीडर था। तो लखनऊ में बेगम हजरत महल थी। तो लखनऊ में तहजीब है, वहाँ बेगम सलाम करती हैं। आप ऐसे याद रखो, लखनऊ में बहुत ज़्यादा तहजीब है और वहाँ बेगम सलाम करती हैं। तो बेगम सलाम करती हैं मतलब लखनऊ में कौन था, बेगम हजरत महल। बिहार का कुंवर प्रिंस अभी भी जवान है। बिहार का जो कुंवर है, जो प्रिंस है वहाँ का, वो अभी भी जवान है। आप याद रखना, बिहार के जो लोग हैं वो अभी भी जवान है। बिहार एक युवा राज है, ठीक है, राज्य है। तो बिहार का जो प्रिंस है वो अभी भी जवान है। बरेली की बर्फ़ी आपने देखी होगी, तो बरेली की बर्फ़ी खाना है, बरेली की बर्फ़ी खाना है। तो खाना में जो खान है वो हम याद रखेंगे खान बहादुर। बरेली की बर्फ़ी खाना है तो सम खान बहादुर याद रखेंगे। कानपुर में नाना जी रहते हैं, ठीक है, कानपुर में नाना जी रहते हैं तो नाना साहब। कानपुर में नाना जी रहते हैं, नाना साहब। बरेली की बर्फ़ी खाना है, खाना से आपको खान बहादुर याद रखना है। बिहार का कुंवर जो प्रिंस है वो अभी जवान है, बिहार का कुंवर जवान है, तो हम लोग कुंवर से याद रखेंगे, कुंवर सिंह। और लखनऊ में तहजीब है, वहाँ बेगम सलाम करती है, तो बेगम से मतलब बेगम हजरत महल। अब हम बात करते हैं इंडिगो रिवोल्ट के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं नील विद्रोह। तो उसके जो लीडर्स थे वो थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। ठीक है, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। तो जो इंडिगो रिवोल्ट के जो लीडर थे वो थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। बुक कौन सी थी, बुक थी नील दर्पण, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में द इंडिगो मिरर। और इसको लिखा किसने था, दीन बंधु मित्र ने। इसको ट्रांसलेट किसने किया था, माइकल मधुसूदन दत्ता ने, जिसको हम MM दत्ता भी कहते हैं। और इसको सपोर्ट किसने किया था, हरीश चंद्र मुखर्जी, जो कि हिंदू पैट्रियट के एडिटर थे। और क्रॉप कौन सी थी यहाँ पर, क्रॉप थी तुम्हारी पर क्रॉप थी इसमें, जो कमर्शियल क्रॉप थी वो, जो कि ब्रिटिश प्रमोट कर रहे थे। अब देखो, अब तुम्हें इसको याद कैसे रखना है। अब क्या रखना है, दो भाई थे दिगंबर और विष्णु, ठीक है, दो भाई थे दिगंबर और विष्णु। उन्होंने खेत में नील देखा, तो लीडर कौन था, दिगंबर और विष्णु। तो दो भाई थे दिगंबर और विष्णु, उन्होंने खेत में नील मतलब इंडिगो, ये इंडिगो के बारे में है। तो उन्होंने खेत में नील देखा, तो हमें यहाँ से नील से हमें याद रखना पड़ेगा नील दर्पण। उनके दोस्त दीन बंधु ने बोला, भाई इसकी शक्ल दर्पण में देखो। तो उनके जो दोस्त थे दीन बंधु, उन्होंने देखा कि भाई इसकी शक्ल दर्पण में देखो। ये जो बुक का नाम है नील दर्पण, वहाँ से आ जाएगा। कितनी काली है अंग्रेज़ों की नीयत, ये खबर हारिस ने अपने पेट्रियट अखबार में छाप दी। ठीक है, इस तरीके से याद रखना कि दो भाई थे दिगंबर और विष्णु। आप इमेजिन करो कि दो भाई हैं दिगंबर और विष्णु, ठीक है, उन्होंने खेत में नील देखी। और उनके जो दोस्त थे दीन बंधु, उन्होंने बोला कि इसकी शक्ल दर्पण में देखो, कितनी काली है अंग्रेज़ों की नीयत। और ये खबर हरीश ने अपने पेट्रियट अखबार में छाप दी। ठीक है, इस तरीके से हम याद रखेंगे कि दिगंबर और विष्णु दो भाई थे, तो ये लीडर्स के नाम हो गए। ठीक है, और इन्होंने अपने खेत में नील देखी, मतलब ये इंडिगो नील के बारे में है। तो नील दर्पण और तो उनके दोस्त दीन बंधु थे, जो कि इनके बुक जो राइटर है वो थे। इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म। तो प्रार्थना समाज कब बना था, 1867 में, और इसको स्थापित किया था आत्माराम पांडुरंग ने बॉम्बे में। और उसके बाद में इसको MG रानाडे ने ज्वाइन किया था। ठीक है, तो प्रार्थना समाज किसने बनाया था, आत्माराम पांडुरंग ने, और उसको बाद में MG रानाडे ने ज्वाइन किया था। सिख रिफॉर्म कब हुआ था, तो जो सिख सभा थी वो 1873 में बनी, जो कि रिलीजियस रिफॉर्म लेके आई। और अकाली मूवमेंट कब हुआ था, 1921 में, जिसका जो एम ऑब्जेक्टिव था कि जो गुरुद्वारा है उसको करप्ट महान से फ्री करना। फिर हम बात करते हैं विडो मैरिज एक्ट, जो कि 1856 में हुआ था, जिसको डलहौजी ने ड्राफ्ट किया था।
और कैनिंग ने पास किया था। और इसका जो इसमें जो की रोल होता है, ये भी क्वेश्चन आता है इसमें, की रोल किसका था, तो ईश्वर चंद विद्यासागर का की रोल था। और हिंदू विडो री मैरिज एसोसिएशन बाय BS पंडित एंड राणा डे, ठीक है। और सती एवोल्यूशन कब हुआ था, सती एवोल्यूशन 1829 में हुआ था, और उसमें जो मेन रोल था वो था राजा राम मोहन रॉय का। अब याद रखो, प्रार्थना समाज किसने बनाया था, आत्माराम बंडुरंग ने। तो आपको रखना, जब दिल से प्रार्थना करो तो आत्मा खुश हो जाती है। तो जब प्रार्थना, प्रार्थना समाज आत्माराम बंडुरंग, तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि जब जब दिल से आत्मा करो, जब दिल से प्रार्थना करो तो आत्मा शांत हो जाती है। अब बिडोर मेरे चेट की बात कर सकूँगा, विधवाओं की लाइफ, विधवाओं की लाइफ थी बंद, ठीक है, कैनिंग ने किया ओपन। तो बंद से हमको याद रखना है, बन बन मतलब डल हाउजी क्लोज्ड, ठीक है, डल हाउजी क्लोज्ड। और कैनिंग ने क्या किया, कैन ओपन कर दिया, खुशियों का डिब्बा ओपन कर दिया, ठीक है। इस तरीके से याद रख सकते हैं, या फिर मैं तो बस ऐसे याद रखा हूँ कि 1850 में रट भी सकते हो, बस ये तो एक तरीका है। और पंडित जी BS पंडित ने 56 में शादी करवाई, राणा डे ने 61 में रन किया मूवमेंट को, ठीक है। तो इस वर्ष जो पंडित जी BS पंडित थे, तो उन्होंने 56 में जो 1850 में शादी करवाई, और राणा डे ने 61 में रन किया उस मूवमेंट को। सिख सभा कब बनी थी, 6 आर लायंस, ठीक है। तो सिंह सभा बनी थी, सिख क्या है, सिख शेर होते हैं, तो हमें याद रखना है सिंह सभा बनी थी, कब बनी थी, 1873 में। और अकाली तख्त कब बना था, तो जो अकाली मूवमेंट हुआ था वो 1921 में हुआ था, ठीक है। तो सिख वाले 1873, सिंह सभा 1873, और अकाली मूवमेंट 1921, ठीक है। इसके बाद आता है हम एंशियंट हिस्ट्री के कुछ इन्फॉर्मेशन पे। तो जो डांसिंग गर्ल है, जो कि ब्रॉन्ज मटेरियल है, वो कौन सी पोज में है, वो है त्रिभंगा पोज में, ठीक है। कौन से पोज में, त्रिभंगा पोज में, याद रखना। जो डांसिंग गर्ल थी वो कौन से पोज में, त्रिभंगा पोज में। अब टाउन प्लानिंग कैसी थी, उसमें ग्रिड पैटर्न थे, स्ट्रीट 90 डिग्री पे ज्वाइन होती थी, और जो हमें जले हुए पके हुए ईंट मिले, जो कि 1:2:4 में थे। जो ग्रेट बात था मोहनजोदाड़ो का, उसकी डायमेंशन थी 12 लेंथ थी, 7 मीटर ब्रेथ थी, और 2.4 मीटर डेप्थ थी। वाटर प्रूफिंग थी वहाँ पर, और जिप्सम मोटर का यूज करा गया था। और इसका जो पर्पस था वो था रिचुअल बाथिंग। देखो और हमें याद रखना है कि स्विमिंग पूल कहाँ पे मिला था, तो मोहनजोदारो स्विमिंग पूल। अब जैसे तो मोहनजोदारो स्विमिंग पूल, मोहनजोदारो स्विमिंग पूल, अब ऐसे याद रख लो। तो स्विमिंग पूल कहाँ मिला था, मोहनजोदारो में मिला था। तो मोहनजोदारो स्विमिंग पूल, जो ग्रेट बाथ था वो मोहनजोदारो में था, तो मोहनजोदारो स्विमिंग पूल। अब हमें याद रखना है इसकी डायमेंशंस। तो ये पूल 24/7 खुला रहता था पूरे 12 महीने। तो 24 से हमें याद रखना है लेंथ, देखो हम ऐसे याद रखते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है। तो 12 क्या था, महीने थे, 7 क्या था, ब्रेथ था, और 2.4 क्या था, डेप्थ था। तो 24/7, 24 से 2.4 याद रखना है, जो कि डेप्थ थी, 7 मतलब ब्रेथ, और लेंथ मतलब 12, ठीक है। तो उस तरीके से हम इसकी डायमेंशन याद रखेंगे। डांसिंग गर्ल वो डिस्को डांसर नहीं, ब्रॉन्ज डांसर है, ठीक है। तो डांसिंग गर्ल कैसी थी, ब्रॉन्ज की थी, और कौन सी मुद्रा में थी, त्रिभंगा, ठीक है, त्रिभंगा मुद्रा में थी। अब हम बात करते हैं मौर्य एम्पायर और अशोका के बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदा डायनेस्टी को चाणक्य की हेल्प से उखाड़ फेंका, और वो जैन बन गया, जिसको हम लोग कहते हैं सल्लेखाना देत। सल्लेखाना देत, सल्लेखाना देत मतलब क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि हम लोग खुद को स्टार्व करके मारते हैं, मतलब हम लोग भूखे रहते हैं, भूखे पर रह के मर जाते हैं। तो वो जैन बन गए थे, और उनकी जो डेथ हुई थी वो सल्लेखाना डेथ हुई थी। इसके बाद जो इनके जो लड़के थे वो थे बिंदुसार। बिंदुसार को हम लोग एमिट्रोकेट्स भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज। और इनको अंजीर, वाइन और फिलोसफर पसंद थे, जो कि इन्होंने सीरिया से मंगवाए थे, और इन्होंने अजीबिका सेक्ट को पैट्रनाइज किया था। इसके बाद आते हैं अकबर, ठीक है। तो हमें ये सीक्वेंस कैसे याद रखेंगे, ABC का उल्टा, ABC। तो सबसे पहले C आता है, फिर B आता है, फिर A आता है। पहले चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं, फिर बिंदुसार आते हैं, और उसके बाद अशोक आते हैं, ठीक है। इसके बाद कलिंग के बारे में बात करें, तो अशोका ने जो कलिंग की वार थी वो 261 BC में लिखी थी, और 8th ईयर ऑफ रूल, मतलब उस टाइम पे 8th ईयर ऑफ रूल था उनका। और उसके बाद जो पॉलिसी चेंज की थी उसको हम लोग कहते हैं बैरो घोषा। बैरो घोषा क्या था, पॉलिसी चेंज जो अशोका ने करी थी। फिर उसके बाद धम्मा घोषा क्या था, धम्मा घोषा, धम्मा घोषा मतलब पीस ट्रम। फैमिली में कौन था, अशोका की फैमिली के बारे में बात करें, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर था कि जो उनकी पॉलिसी थी वो बेरो घोषा से धम्मा घोषा में चली गई थी। पहले जो उनकी पॉलिसी थी वो बार टर्म्स थी, फिर उसके बाद वो धम्मा घोषा में आ गए थे, ठीक है। तो B से D पे चले गए थे। इसके बाद अगर हम फैमिली के बारे में बात करें, तो उनके जो सन थे वो थे महेंद्र, और डॉटर थी संघमित्रा, जिनको उन्होंने श्रीलंका भेजा था, ठीक है।
तो महेंद्र सिंह धोनी को संग बना के श्रीलंका भेज दिया, ऐसे याद रख लो, ठीक है। तो अशोका ने महेंद्र सिंह धोनी ने महेंद्र को अपनी डॉटर को संघमित्रा को श्रीलंका भेज दिया, इस तरीके से याद रख लो। और जो अब महेंद्र सिंह धोनी थाला फॉर अ रीजन, लेकिन यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो अशोक के कितने मेजर रोग एडिक्ट थे, तो 14 थे। और अशोक राजा था, तो राजा की जो स्क्रिप्ट थी वो प्रिंस ने पढ़ी थी, कौन ने, जेम्स प्रिंसेप। अशोक राजा था और राजा की लैंग्वेज थी वो किसने डेसिपर करी थी, प्रिंस ने। तो इसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। कब की थी, 1837 में। अब जो तुम्हारे पास जो एडिक्ट्स थे वो कहाँ पे मिले, हमें कंधार में मिले जो कि बाइलिंगुअल थे, फिर हमें शहबाज घड़ी में मिले, मनशेरा में मिले जहाँ पे खरोस्ती स्क्रिप्ट थी, कलसी देहरादून में मिले, गिरनार में मिले, धौली में मिले, जौगाड़ा में मिले, सन्नाटी में मिले और येरागोडी में मिले। तो ये सारी लोकेशन थी अशोक के पिलर्स की, जो कि तुम्हारी जो 14 लोग एडिक्ट थे। इसके बाद अगर हम स्क्रिप्ट की बात करें तो मोस्टली ब्रह्मी थी, और जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट था वहाँ पे खरोस्ती थी, और जो तुम्हारा अफगानी पार्ट था वहाँ पे अरमेक और ग्रीक थी। तो आपको इस कैसे याद रखना है, जो ग्रीक है वो अफगानिस्तान से पास पड़ता है, यहाँ से दूर पड़ता है, तो उस तरफ जो इस टाइम पे ग्रीक और अरमेक लोगों का ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, तो वहाँ पे कैसी लैंग्वेज होगी, अरमेक और ग्रीक, ठीक है। और मोस्टली क्या थी, ब्रह्मी थी, और नॉर्थ वेस्ट पार्ट पे जो तुम्हारा गुजरात राजस्थान वाला पार्ट है वहाँ पे खरोस्ती थी। अब हम याद रखेंगे अशोका द ग्रेट ट्रैवलर, प्रिंसेप अशोका की राइटिंग इतनी पुरानी थी कि सिर्फ प्रिंस ही पढ़ पाया। प्रिंस का मतलब जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप कौन था, जिसने अशोका की राइटिंग को डेसिफर किया था। बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा को बोला, जाओ सी यू जाओ सी यू, सिलोन मतलब सिलोन जाके बुद्धिज्म फैलाओ, ठीक है। तो ये तो हम लिटरली ऐसे याद कर सकते हैं। इसके बाद जो लोकेशन थी, जो हमें साउथ की लोकेशन है वो है येरागुड्डी, आंध्रा में। येरा येरा का मतलब होता है लाल, ठीक है, और आंध्रा का मतलब होता है स्पाइसी खाना। और येरा का ये जो येरागुडी है, येरा का मतलब होता है लाट, और आंध्रा का मतलब होता है स्पाइसी खाना। तो जब स्पाइसी खाना जगाते हैं तो हम लोग लाल हो जाते हैं। तो हमें याद रखना है येरा का मतलब लाल होता है और आंध्रा का मतलब स्पाइसी खाना होता है। तो जो येरागुड्डी थी वो कहाँ पर है, आंध्रा में है। इसके बाद है सन्नाटी से याद रखो, सन्नाटी कर्नाटका में है, तो सन्नाटी से याद रखो सन्नाटा। सन्नाटा मतलब साइलेंस है, तो सन्नाटा है कर्नाटक के फॉरेस्ट में, ठीक है, याद रख लो सन्नाटा है कर्नाटक के फॉरेस्ट में। तो ये जो दूसरा वाला जो तुम्हारा एडिक्ट था वो सन्नाटी कर्नाटका में था। और जो तुम्हारा नॉर्थ में वहाँ है वो है देहरादून में, ठीक है, जिसका नाम है कलसी पर है। तो हमने कल जाना देहरादून ट्रिप है, ठीक है, कल जाना देहरादून ट्रिप है, तो कल से हमको याद रखना है कलसी। तो एक जो रॉक एडिक्ट था वो कलसी में था। फिर है मानसेरा कहाँ, पाकिस्तान में। मेरा मन वहाँ सेरा डिजर्ट में अटक गया, ठीक है, मेरा मन वहाँ शेरा डिजर्ट में अटक गया, सहरा डिजर्ट में अटक गया। तो मानसेरा, तो मेरा मन वहाँ सेरा डिजर्ट में अटक गया, तो याद रखने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो चंदेला टेम्पल्स थे उसके बारे में बात करेंगे। तो चंदेला टेम्पल्स में जो केंद्रीय महादेव जो टेम्पल है जो खजुराहो एमपी में है, उसको ढंग देव ने बनवाया था, ठीक है, जो कि एक चंदेला रूलर थे, और इसको बनवाया गया था 999 AD में। ये कौन सी स्टाइल में है, नागर स्टाइल में, ठीक है। और ये जो तुम्हारे इसी जो चंदेला डायनेस्टी से एक वो थे विद्याधारा, जिसने महमूद गजनी से लड़ाई की थी 1019 और 1022 में, ठीक है। और ओनली रूलर जिसने सरेंडर नहीं किया था आसानी से। अब हम उसको कैसे रखेंगे, तो हमें पहली चीज़ तो याद रखनी है कि जो कंदरिया जो महादेव मंदिर है वो ढंगदेवा ने बनवाया था, ठीक है। तो ढंगदेवा, महादेव के मंदिर बनाना है तो ढंग से बनाओ, ठीक है। तो महादेव का मंदिर बनाना है तो ढंग से बनाओ, तो महादेव का मतलब कंदरिया महादेव, और ढंग से बनाओ मतलब जो ढंग से मतलब है ढंगा देव। तो हम इस तरीके से इनका नाम याद रख सकते हैं। और पूरे 999 का चंदा लेकर आओ, ठीक है। महादेव को मंदिर बनाना है तो ढंग से बनाओ, पूरे 999 लेगा, चंदा लेके आओ, ठीक है। तो चंदा लेके आओ, तो 999 से हम लोग याद रखें कब बनाता है, ठीक है। तो जब आप इसको 1-2 बार पढ़ लेंगे आपको याद हो जाएगा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आप इसको 1-2 बार पढ़ लो, 1-2 बार सुन लो, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में बैठ जाएगी, और जब कभी भी आप MCQ देखेंगे तो आपको ये ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं विद्याधारा के बारे में, ठीक है। तो विद्याधारा किससे लड़ा था, महमूद ऑफ गजनी से। इससे याद रख लो कि जो महमूद ऑफ गजनी इतना जाहिल था, इतना अनपढ़ था कि वो विद्या से लड़ाई करने लगा था, ठीक है। तो जो विद्या से लड़ाई करेगा तो वो अनपढ़ गवार होगा। तो महमूद गजनी इतना अवार था कि वो विद्या से लड़ाई कर रहा था। तो विद्याधारा किससे लड़ा था, महमूद ऑफ गजनी से।
तो विद्याधारा ये बंदा विद्या में तेज था, इसलिए गजनी को बोला बेटा 10-19, 2019 का मैच नहीं है, ये 10-19 की वॉर है। इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये 10-19 का मैच नहीं, 2019 का मैच नहीं, 10-19 का मैच वॉर है, मैं नहीं हारूंगा। फिर हम बात करते हैं पॉलिटिक्स के बारे में। तो पॉलिटी और एक्ट्स के बारे में। तो पहले हम देखते हैं 1885 का। 1885 का जो कांग्रेस का सेशन था वो किसने बनाया था? ए यू ह्यूम्स ने। ठीक है, ए यू ह्यूम कौन था? जो फर्स्ट प्रेसिडेंट, ए यू ह्यूम्स कौन थे? फाउंडर थे कांग्रेस के। और जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के वो थे W.C. बनर्जी। और इसका जो फर्स्ट सेशन हुआ था वो बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, तो कांग्रेस का जो फर्स्ट सेशन हुआ था बॉम्बे में हुआ था। अब याद रखना, बनर्जी और बॉम्बे, BO मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम याद रखेंगे, बनर्जी और बॉम्बे फर्स्ट सेशन था और फर्स्ट हमारे प्रेसिडेंट थे। और फाउंडर कौन थे? A.O. ह्यूम्स। ठीक है, थ्योरी क्या थी? अब कुछ लोगों ने थ्योरीज दी कि जो कांग्रेस बनाएगी उसकी थ्योरीज क्या है, क्यों बनाई अंग्रेजों ने कांग्रेस। ठीक है, अंग्रेजों के हेल्प से बनाई, कि मतलब A.O. ह्यूम्स किस तरीके से। तो किसी ने कहा ये सेफ्टी वॉल्व था, मतलब जो इंडिया में इतना ज़्यादा गुस्सा था अंग्रेज़ों को लेकर कि वो फटने वाला था, तो अंग्रेज़ों की कंस्पिरेसी थ्योरी थी कि हम लोग एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनवा देते हैं जिससे कि मतलब वो सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करे। फिर गोखले ने बताया इसको लाइटनिंग कंडक्टर, और आरसी दत्त ने इसको कंस्पिरेसी बताया। ठीक है, तो 1916 के लखनऊ सेशन के बारे में बात करेंगे। तो लखनऊ सेशन को जो प्रेसिडेंट थे वो थे AC मौजूमदार। और इस सेशन को इसलिए इम्पोर्टेंट कहा जाता है क्योंकि इस सेशन में पैक्ट हुआ था बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। 1917 को जो कलकत्ता वाला सेशन था उसमें एनी बेसेंट हमारी प्रेसिडेंट थी कांग्रेस की, और वो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी कांग्रेस की। 1920 का जो कलकत्ता स्पेशल था वहाँ पे लाला लाजपत राय ने नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन पास हुआ। 1929 में जो लाहौर वाला रेजोल्यूशन था वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की और ट्राई कलर होस्ट करा रावी रिवर के किनारे। और 26 जनवरी 1930 को फिक्स करा गया एज अ इंडिपेंडेंस डे। उसके बाद 1931 में जो कराची वाला सेशन था उसमें वल्लभ भाई पटेल ने फंडामेंटल राइट रेजोल्यूशन पास करा, और उसके बाद जो गांधी इरविन पैक्ट था उसको इंडोर्स करो। अब देखो हमें याद कैसे रखना है। तो 1916 में लखनऊ में जो सेशन हुआ था तो लक लक खुला, मौजूमदार ने मजे दिलाए, हिंदू मुस्लिम एक हो गए। ठीक है, तो लक खुला मतलब लखनऊ में हुआ था तो लक से याद रखेंगे। तो किस्मत ऐसी थी, मौजूमदार ने मजे दिलाए। मौजूमदार उसके कौन थे? मौजूमदार थे वो उसके प्रेसिडेंट थे, तो AC मौजूमदार। तो या फिर ऐसे रखते AC में बैठ के मौजूमदार ने मजे दिलाए, लक खुला, AC में बैठ के मौजूमदार ने मजे दिलाए, और हिंदू मुस्लिम एक हो गए। ठीक है, तो लखनऊ पैक्ट हमें ऐसे याद रखना है कि मौजूमदार ने मजे दिलाए, लक खुल गया, हिंदू मुस्लिम एक हो गए। उसके बाद 1929 को जो लाहौर का सेशन था आपको याद रखना है, नेहरू ने रावी नदी के किनारे चिल्लाया मुझे पूरा चाहिए, आधा नहीं। ठीक है, तो नेहरू ने रावी नदी के किनारे चिल्लाया मुझे पूरा चाहिए, आधा नहीं। तो पूरा चाहिए मतलब पूर्ण स्वराज चाहिए, आधा स्वराज नहीं चाहिए। ठीक है, तो 1929 में नेहरू ने रावी नदी के किनारे चिल्लाया कि मुझे पूरा चाहिए, आधा नहीं। तो इस टाइम पे इनके जो 1929 में प्रेसिडेंट कौन थे कांग्रेस के? नेहरू जी। और उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। 1931 में जो सरदार पटेल थे वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, और पटेल जी ने कराची में कच्चा जवा दिया अंग्रेज़ों को, बोले मेरा राइट मुझे दो। ठीक है, तो पटेल जी ने कराची में कच्चा जवा दिया अंग्रेज़ों को कच्चा जवा दिया कराची में, और कहा कि मुझे मेरे राइट दो। तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की मांग करी गई थी। फिर जो सेफ्टी वॉल्व था वो प्रेशर कुकर फटने वाला था, इसलिए लाला जी ने सेफ्टी वॉल्व खोल दिया। तो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी किसने दी थी? लाला लाजपत राय ने। तो लाला लाजपत राय ने सेफ्टी वॉल्व थ्योरी दी थी। तो ऐसे याद रखो कि प्रेशर कुकर फटने वाला था इसलिए लाला जी क्या होते? लाला वो होते जो खाना बनाते हैं। ठीक है, तो याद रखने के लिए तो लाला जी ने सेफ्टी वॉल्व खोल दिया, नहीं तो वो कुकर फट जाता। ठीक है, तो इस तरीके से हम सारी चीज़ें याद रख लेंगे। एक दो बार और पढ़ना, मैं इसकी PDF अगर आपको चाहिए हो तो आप कमेंट करना, आई विल प्रोवाइड द PDF। उसके बाद इंपॉर्टेंट एक्ट्स एंड ईयर। ठीक है, तो याद रखना है ऑल इंडिया सर्विस आई थी वो 1951 में आई थी। और इसका जो आर्टिकल है वो है 312। माइंस एक्ट कब आया था? माइंस एक्ट आया था 1952 में, जो कि प्रोहाइबिट करता है वुमेन और चिल्ड्रन को अंडरग्राउंड काम करने में, और 8 घंटे की जो वर्क लिमिट है वो लगाता है। फिर उसके बाद 1895 में कलकत्ता इलेक्ट्रिक लाइट एक्ट आया था। CSC फर्स्ट थर्मल प्लांट 1899 में आया था। ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s 1970s में हुआ था। कलकत्ता यूनिवर्सिटी WC बनर्जी बंगाल काउंसिल 1894-95 में हुआ था।
तो WC बनर्जी कौन थे? WC बनर्जी कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, और जो पहला जो तुम्हारा कांग्रेस का सेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? वो हुआ था मुंबई में, ठीक है, बॉम्बे में। अब उसको याद कैसे रखना है? बिजली बिजली का जो बिल था, कलकत्ता इलेक्ट्रिसिटी है, कैसे याद रखो कि 1895 में कानून आया, बिजली आई 95, 95 कौन आया? पाँच आनवे कौन आया, ठीक है। और जो प्लांट लगा वो 1899 में लगा, 99% लोग शॉक हो गए, ठीक है। तो प्लांट लगने के बाद 99 लोग शॉक हो गए। तो पहले याद रखना, पहले हमारे पास एक्ट बनेगा, उसके बाद बिजली आएगी। तो 1895 में कानून आया, और 1899 में तुम्हारा एक्ट, वो प्लांट लग गया। वो प्लांट लगने से 99% लोग शॉक हो गए, तो 1899 हम ऐसे याद रखेंगे। और हमारा जो माइंस एक्ट था वो 1952 में आया। तो माइंस के अंदर 52 ताश के पत्ते खेलना मना है, ठीक है। तो ताश के पत्ते कितने होते? 52 होते। तो माइन के अंदर ताश के पत्ते खेलना मना है, ताश के पत्ते कितने? 52 होते। तो इस तरीके से हम याद रखें कि माइंस एक्ट कब आया था? 1952 में। औरतों और बच्चों को भेजा तो खैर नहीं, ठीक है। तो औरतों और बच्चों को हम अंडरग्राउंड वर्क नहीं करने देंगे, ये भी माइंस एक्ट कहता है। और इसने वर्क लिमिट पर एक वर्क आवर पर लिमिट लगा दी कि 8 घंटे पर वीक पर डे वर्क करना है। अब हम बात करते हैं IAS IPS जो आर्टिकल 312 है। तो सारी सर्विसेज 3 in 1 नहीं, 312 है, ठीक है। इस तरीके से सारी सर्विसेज 3 in 1 नहीं, 312 है। और यहाँ पर जो ऑल इंडिया सर्विस है वो IAS IPS और IFS है। तो IFS यहाँ पर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, ना कि इंडियन फॉरेन सर्विस है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग इंडियन फॉरेन सर्विस सोच लेते हैं। तो याद रखना, फॉरेस्ट पूरे इंडिया में है लेकिन फॉरेन में नहीं है, फॉरेन फॉरेन में नहीं आता, ठीक है। तो ये ऑल इंडिया सर्विस है, तो ऑल इंडिया में क्या है? फॉरेस्ट है, ना कि फॉरेन, ठीक है। तो इस तरीके से हमें याद रखना है। तो 312 याद रखना, 312 सारी सर्विसेज 3 in 1 नहीं, 312 है। तो सारी सर्विसेज 3 in 1 नहीं, या फिर हम याद रखते और भी सोच लूँगा मैं, अगर कुछ अगर याद नहीं हुआ तो 312 सिंपल में याद रख सकते हैं। अब हम याद रखेंगे जैनिज्म का जो लिटरेचर था उसको हम लिखते हैं अकरंगा सूत्र। अकरंगा सूत्र जिसमें रूल्स फॉर मॉन्क्स, किस तरीके से मॉन्क्स को रहना है, कंडक्ट करना है वो, और रिकॉग्नाइज इन बेस्ट, इसको हम लिखते हैं अकरंगा सूत्र। फिर है अगामास। अगामास क्या है? सितंबर टेक्स्ट है जिसमें 45 अगामास है, ठीक है। टोटल कितने अगामास है? 45 अगामास है। फिर क्या है? सेक्ट। श्वेतांबर सेक्ट कौन सा होता है? जो वाइट क्लैड पहनते हैं। और दिगंबर कौन से होता है? जो स्काई क्लैड पहनते हैं, ठीक है। तो अकरंगा को हम कैसे याद रखें? अकरंगा को हम आचार याद रखो। अकारंगा, अकरंगा से हम लोग आचार याद रखो। तो अचार खाना मना है मॉन्क्स को, ये रूल अकरंगा में लिखा है, ठीक है। तो अचार खाना मना है मॉन्क्स को, ये रूल अकरंगा में लिखा है। तो हमें याद रखना है कि जो अकरंगा है वो मॉन्क्स के लिए रूल की किताब है, ठीक है। रूल्स फॉर मॉन्क्स, ठीक है, मॉन्क। फिर है 45 अगामा। श्वेतांबर मॉन्क्स 45 डिग्री की गर्मी भी सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, ठीक है। तो श्वेतांबर लोग होते हैं, श्वेतांबर मॉन्क्स होते हैं, वो 45 डिग्री की गर्मी में सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। तो 45 अगामास है, ठीक है। तो ये अगामास कौन किसका टेक्स्ट है? वो श्वेतांबर का है। और टोटल 45 अगामास है। तो हमें ऐसे याद रखना है कि श्वेतांबर मॉन्क्स 45 डिग्री की गर्मी में भी सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। श्वेतांबर कैसे कपड़े पहनते हैं? सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। दिगंबर कैसे कपड़े पहनते हैं? स्काई कलर पहनते हैं, ठीक है। अब हम ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, हरित क्रांति। तो इसका जो फोकस था वो था वीट और राइस पे, ठीक है। इसका वो जो फोकस था वो वीट और राइस पर है। इसमें जो मेन स्टेट थे वो थे हरियाणा, पंजाब और वेस्ट यूपी। इसके जो फादर थे वो थे तुम्हारे नॉर्मन बोरलॉग। फादर इन इंडिया एम स्वामीनाथन, जो कि याद ही होगा। इसका जो टर्म, जो ग्रीन रेवोल्यूशन का जो टर्म था वो विलियम कॉर्ड ने दिया था। हाइब्रिड राइस जो दिया था वो दिया था युआन लॉन्गपिन ने। इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट था वो था फूड सिक्योरिटी। इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट था वो था सॉइल की जो एल्कनिटी थी वो बढ़ गई थी, और जो ग्राउंड का जो वाटर था वो डिप्लीट हो गया था। अब हमें याद कैसे रखना है चीज़ों को? देखो, विलियम कॉर्ड ने किया था ग्रीन रेवोल्यूशन का टर्म दिया था, ग्रीन ने देख के बोला ओ माय गॉड। या फिर हम इस तरीके से रखते हैं जो ग्रीन रेवोल्यूशन गॉड ही दे सकता है। तो विलियम कॉर्ड ने ग्रीन रेवोल्यूशन का टर्म दिया, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन गॉड ही दे सकता है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन गॉड ही दे सकता है, ठीक है। तो विलियम गॉड ने ग्रीन रेवोल्यूशन का टर्म दिया। फिर हमारे पास यांग लॉन्ग पेन, राइस का दाना लंबा कर दिया लॉन्ग पेन ने, ठीक है। तो जो हाइब्रिड राइस था वो लॉन्ग पेन ने किया था, लॉन्ग मतलब लंबा कर दिया, तो राइस का दाना लंबा कर दिया लॉन्ग पेन ने। इस तरीके से हमें लॉन्ग पेन का नाम याद रहेगा।
फिर लास्ट में था कि पचहस्सी राजा जो कि केरला से थे, जिसको हम लोग केरला बर्मा भी कहते हैं, ठीक है। लेड गोरिल्ला वॉर अगेंस्ट ब्रिटिश इन कोटाइट बार। तो राजा जी को केरला पसंद नहीं था, तो उन्होंने ब्रिटिश को कड़वा सवाद दिया। इस तरीके से हम लोग याद रखेंगे। तो जो कौन थे पचहस्सी राजा था, हमको राजा जी याद रखना है। तो पचहस्सी राजा ने क्या किया था, केरला से थे, और केरला बर्मा भी इनको कहा जाता है। इन्होंने गुरिल्ला वार लड़ी थी ब्रिटिश के खिलाफ, किसमें, कोटियोट वार, ठीक है। और अजंता केव्स कब थे, अजंता केव्स में टोटल 30 केव हैं, और जो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, और ये रॉक कट है। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। अगर हम डेली एक दिन एक केव्स में जाएं, तो जो 30 दिन का जो कैलेंडर होगा तुम्हारे पास, जैसे मान लो अप्रैल में अगर हम डेली एक केव देखें, तो हमें पूरा अप्रैल निकल जाएगा, ठीक है। या फिर अगर हम जून में डेली एक दिन अजंता केव देखें एक, तो हमें पूरे 30 दिन लग जाएंगे पूरे अजंता केव देखने में, ठीक है। अजंता कैलेंडर में 30 दिन होते हैं, इससे भी याद रख सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और इसके बाद हम पार्ट 2 भी लेके आएंगे, जिसमें यू विल लर्न मोर। थैंक यू सो मच।